खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, देश भर में 2 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस आए हुए हैं और चीजें अब सरकारों के हाथ से बाहर हैं और तमाम चीजों के साथ साथ लग रहा है कि अब जो डॉलर के मुकाबले रुपया था वो भी अब सरकार के और आरबीआई के हाथ से बाहर है। और जैसा लग रहा है देखकर कि अब डाउनफॉल को देखते रहने के अलावा आरबीआई के पास कोई चारा नहीं बचता है। हाँ, रुपए की गिरावट खर्चा पानी में सबका स्वागत है। सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। आप आजकल हमारी दिन की शुरुआत ऐसी खबरों से हो रही जिन्हें हम कभी भी नहीं चाहते कि वे खबरें हमारे पास आएं। केवल कोविड की बीमारी और मौतें और उसके अलावा अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस बनती दिखाई दे रही हैं अलग अलग लेवल के ऊपर। वो ऐसी दरारें हैं जिन्हें हमने पिछले कोविड के दौर में, ये जो पिछली मंदी का दौर था जो पिछले साल हमने देखा, उनमें नहीं बनते देखा था। और उसमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन रुपया है। खर्चा पानी में सारे लोग इस बात को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे कि जिस दिन से रुपए में गिरावट शुरू हुई पिछले बुधवार को, तब से हम लगातार अपने अलग अलग एपिसोड में लोगों को इस बारे में बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। अब परिस्थिति यह है कि आज सुबह जो रुपया खुला तो 9 महीने के न्यूनतम स्तर पर था, 75 से ऊपर निकल गया। गिरावट की 2 बड़ी वजहें सामने दिखाई दे रही हैं। एक हिस्सा ये कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक चूंकि बड़े पैमाने पर सरकार को कर्ज देने की तैयारी कर रहा है और अब तो वो कर्ज का पूरा कार्यक्रम ही सब अस्त व्यस्त होने वाला है, क्योंकि अगर पहली तिमाही पूरी तरह ध्वस्त हो गई, सरकारों को कोविड से बचाने के लिए और पैसे खर्च करने पड़े सिस्टम में तो कर्ज वर्ज के कार्यक्रम सब उल्टे हो जाएंगे और सरकारों को और बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ेगा। उसका एक असर तो ये है क्योंकि रिजर्व बैंक ने सीधे बाजार से बॉन्ड खरीदने की तैयारी शुरू की है। 1 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालेगा। दूसरी जो बड़ी बात है कि कोविड पिछली बार भी जब मंदी आई थी तो रुपए पर उतना असर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि चीजें भारत में रिकवर कर जाएंगी। आज मैं सुबह बात कर रहा था रुपए की गिरावट के बाद काफी सारे विशेषज्ञों से, फॉरेक्स मार्केट के और बाकी जगह के विशेषज्ञों से, तो वो ये बता रहे हैं कि ये गिरावट पूरी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड को लेकर जो बढ़ रही चिंता है उनसे निकल रही है। करीब करीब $50 बिलियन के सौदे खड़े हुए हैं बाजार में, स्पेकुलेटिव सौदे खड़े हुए हैं फॉरवर्ड में, जिनका असर इस पर दिखाई दे रहा है। तो अब ये डबल वहमी है, दोहरी मुसीबत है कि एक तो रिजर्व बैंक कुछ कर नहीं सकता, एक सीमा से अधिक अगर रिजर्व बैंक ने बाजार में दखल दिया, हमने पिछली बार देखा कि पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने $600 मिलियन छोड़े, लेकिन जितना रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर छोड़ेगा रुपए पर दबाव उतना ही बढ़ेगा क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार घटने की खबरें भी उसके साथ सामने आती रहेंगी। और 75 के पार चला गया है यूएस डॉलर का मूल्य। एक यूएस डॉलर का मूल्य 75 रुपए 18 पैसे के आसपास इस समय है। हाँ, और लग रहा है कि और गिरेगा भी, कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। और जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं कि रुपया जो है एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी में शामिल हो गया है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझना सिद्धांत कि पिछले क्वार्टर तक भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी गहरी मंदी के बावजूद, जबकि एक तिमाही में 25% का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी तिमाही में 12-13% का कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद रुपया पिछले साल काफी स्टेबल रहा था और एशिया की जो अच्छी परफॉर्मिंग करेंसीज हैं उनमें उसे गिना गया था। लेकिन जनवरी के बाद से एकदम सारी चीजें पलट गई हैं। उसकी 2 बड़ी वजह अंडरलाइन है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दिसंबर तक जब सरकार और बाकी लोग दावा कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी दूर हो रही है, रिकवरी आ रही, हम बराबर कह रहे थे कि इस रिकवरी के पैर नहीं है, रिकवरी मजबूत नहीं है। और जो विदेशी मुद्रा बाजार है, जो रुपए को करीब से देखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि भारत की रिकवरी दुनिया के बाकी देशों की तुलना में उतनी तेज क्यों नहीं है। दुनिया के देशों में जहां जहां वैक्सीन पहुंची, जहां जहां चीजें बेहतर हुई कोविड से निकलने की, वहां बाउंस बैक, वहां खर्चों में बढ़ोतरी, लोगों की खपत मांग में बढ़ोतरी उस तरह से आई जैसी बढ़ोतरी हमें भारत में नहीं दिखाई दी। और इसका दबाव रुपए पर इस तिमाही में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास की जो तिमाही थी, इसमें बनना शुरू हुआ। और ये दबाव हमें जनवरी से दिखने लगा था। जनवरी से रुपया डावाडोल था, थोड़ा पिघल रहा था, और उसके बाद जब कोविड की दूसरी लहर आ गई 1 महीने के भीतर और बहुत तेजी से विस्फोट हुआ,
तो हमें उसका असर दिखाई पड़ा है। अब क्या है कि रुपए का एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन करना, जबकि डॉलर काफी स्टेबल है, हमारे लिए 3 बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। पहली चीज तो ये कि भारत के आयात और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। रिजर्व बैंक अब दुविधा में है कि वो रुपए को कितना सपोर्ट करे। भारत के आयात और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, और आयात महंगे होने के कारण ही हमने सितंबर से लेकर दिसंबर तक भारत में कई सारे उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी थी, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो गए थे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई गई थी। तो क्या सरकार आयात सस्ते करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगी, या फिर आयातों को महंगा होने देगी? और अगर आयात महंगा होता है, जिसमें कि पेट्रोलियम डीजल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें कि कंपोनेंट्स हैं, तो उसका असर हमें महंगाई पर दिखाई देगा। तो रुपया एक फॉल्ट लाइन है। रुपए की कमजोरी से अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी पैरामीटर्स हैं उन पर गहरा असर पड़ता है और एक खास किस्म का पैनिक बनता है। एक चीज हमने कल के खर्चा पानी में भी संकेत किया था सिद्धांत, कि भारतीय बाजार में अगर रुपए में कमजोरी रही तो विदेशी निवेशक आप निवेश से हाथ खींचेंगे या निवेश सीमित करेंगे। मुझे लगता है अंशुमान जी, विदेशी निवेशकों के पीछे जाने का, हाथ खींचने का, ये पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि ये विदेशी निवेशकों के हाथ खींचने के लिए सबसे अच्छा समय है। हाँ, और विदेशी निवेशक हाँ, बताएं। विदेशी निवेशक पैसा निकाल भी रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक दुष्चक्र है। विदेशी निवेशक पैसा निकालते तो रुपया और कमजोर होता है। और एक चीज आज सुबह और पता चली, जो मुझे लगता है खर्चा पानी में लोगों को समझना चाहिए। आज मेरी सुबह किसी से बात हो रही, तो उनका कहना था कि बाजार में रुपया इस समय इसलिए ज्यादा नहीं गिर रहा है क्योंकि रुपए की डिमांड बहुत ज्यादा है, बल्कि सेंटिमेंट खराब हो गया है फॉरेक्स मार्केट का। और सेंटिमेंट ऐसा नहीं कि रुपए की बहुत ज्यादा डिमांड है या विदेशी निवेशकों ने बड़े पैमाने पर बिकवाली कर दी और पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिकवाली और खरीद संतुलित है, लेकिन जो सेंटिमेंट है, जो अंतर्धारणा है रुपए को लेकर, और वो अंतर्धारणा भारत की जो व्यापक मौद्रिक मॉनेटरी इकोनॉमी और मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर जो अंतर्धारणा कमजोर हुई है, उसका असर हमें भारत की मुद्रा पर दिख रहा है। और सरकारी खजाने की रिफिलिंग करने के चक्कर में रुपए को नुकसान भी हो रहा है। बॉन्ड, सरकार से बॉन्ड आरबीआई ने और नोट छाप के खरीदा, ऐसा भी कहा जा रहा है। हाँ, और वो दूसरी बड़ी वजह है ही, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से शुरू हुई थी। देखिए, बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में एक दूसरे से लिंक्ड होती है, जो हमें समझना जरूरी है। सरकार का जब भी घाटा बढ़ता है, रिजर्व बैंक उसे फिनांस करने के लिए ज्यादा कर्ज देने की कोशिश करता है, तो उससे बाजार के 2 बाजार डगमगा जाते हैं। एक बाजार डगमगाता है बॉन्ड का, और दूसरा बाजार डगमगाता है रुपए का। क्योंकि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटा बढ़ने का मतलब है सरकार की वल्नरेबिलिटी, सरकार का जोखिम और सरकार के कर्ज को लेकर जोखिम बढ़ना, और उसका सबसे पहला बड़ा संकेतक होता है भारत के किसी देश की करेंसी की सेहत, उस देश की मुद्रा की सेहत। तो वो जो मुद्रा की सेहत जो है ना, उस पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। तो अब ये रुपए की गिरावट भारत की जो मॉनेटरी इकोनॉमी और जो भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है, उसके खराब होने से बिगड़ी है, उससे खराब होने से ज्यादा बिगड़ा है। और छपाई हो रही है नोट की, और रुपए को लेकर खबरें भी अच्छी नहीं है। कोविड सेकेंड वेव में है, मिला जुला के स्थितियां जो हैं अर्थव्यवस्था के लिए आगे आने वाले समय में और ज्यादा दुर्भाग्य से और ज्यादा खराब, अच्छी खबरों से तो नहीं ही भरी हैं। वो खबरों को जब जो भी आप जिस तरह से लेबल कर लीजिए। और हमारी दूसरी खबर भी इसी ओर इशारा करती है, इसी मंदी की ओर इशारा करती है। कोविड के पहले का समय आप सभी लोग याद करिए अंशुमान जी। कोविड के पहले बहुत सारी खबरें आई थी। मानेसर में प्लांट बंद होने की खबरें आई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से लोगों की छटनी की खबरें आई थी, कारें नहीं बिक्री हो रही थी। कई कंपनियों ने साफ साफ सामने अगर कहा था कि हमारी कारें नहीं बिक रही। ये प्री कोविड समय की बात है। कोविड के समय जो हुआ वो तो हुआ ही है। अब जब ये आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना गुजर रहा था, फरवरी का थोड़ा हिस्सा भी ले लीजिए, तो हम याद है हम लोगों ने अर्थात में भी डिस्कशन किया था, और कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि भाई ऑटो की बिक्री हो तो रही है, ऑटोमोबाइल्स की बिक्री हो तो रही है, कारें बिक तो रही हैं, बुकिंग तो हो रही है। तो आपने भी कहा था कि ये समय थोड़ा सा उसको ध्यान से देखने का है कि आगे क्या होगा। और अभी जो स्थितियां हैं वो फिर से पलट चुकी हैं। एक्सपेक्टेशन से बहुत खराब स्थितियां चली गई हैं। 4 व्हीलर छोड़ दीजिए, लोग 2 व्हीलर तक में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ये अभी का जो कोविड सेकेंड वेव है, आगे आने वाले समय में और ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगा।
सिद्धांत, लॉकडाउन खुलने के बाद अगस्त सितंबर में जो कुछ उद्योग जिन्होंने थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाई थी, जिसका एक हिस्सा पेंट अप डिमांड के तौर पर आया था, क्योंकि बहुत सारी खरीद अचानक बंद हो गई थी लॉकडाउन के कारण उनमें ऑटोमोबाइल था। भारत में ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, करीब 30-35% मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा रखता है, काफी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। बैंकों के धंधे का, बैंकों के क्रेडिट के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल पर केंद्रित है। तो दिसंबर से जब हमने सेल्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखी थी, तो एक उत्साह, एक उम्मीद बनती दिखाई दी थी, क्योंकि ऑटोमोबाइल को आमतौर पर अच्छे दिनों का, गुड डेज का ध्वजावाहक, फ्लैग बेरर माना जाता है, कि लोग जब पैसे से संतुष्ट होते हैं, जीवन से संतुष्ट होते हैं, अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होते हैं, तो नई कारें खरीदते हैं, नए वाहन खरीदते हैं। ये संकेत था। हालांकि जनवरी, फरवरी, मार्च के जो आंकड़े आए थे, जब भी हमने चर्चा खर्चा पानी में की थी, तो हमने कहा था कि आंकड़ों में दो हिस्से होते हैं। एक वो आंकड़ा जो आपको ऑटोमोबाइल कंपनी देती है, और एक वो आंकड़ा जो आपको ऑटोमोबाइल डीलर्स देते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी के आंकड़े हमेशा बढ़ोतरी दिखाते हैं, डीलर्स के आंकड़े बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, क्योंकि वास्तविक बिक्री तब समझ में आती है जब गाड़ी रजिस्टर हो रही होती है। तो हम जब ऑटोमोबाइल ग्रोथ के आंकड़े देखते थे हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च के, तो वो लोग जो कहते थे कि ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ रही है, वो दरअसल मैन्युफैक्चरर के आंकड़े कह रहे थे, जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री से निकालकर डीलर की इन्वेंट्री में गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी। और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं मंदी में ये समझना, जो डीलर्स बताते हैं, जिनकी एक एसोसिएशन है फाडा, और उसने ये बताया था कि फरवरी में भी और जनवरी में भी रजिस्ट्रेशन की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं रही है जितनी ग्रोथ उम्मीद थी, और बल्कि गिरी है। ट्रैक्टर को छोड़कर बाकी जो 3 सेगमेंट हैं, कार का सेगमेंट, टू व्हीलर का सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट, जिसमें कि एलसीवी और एचसीवी आते हैं, इन तीनों हिस्सों में लो बेस इफेक्ट के बाद भी, क्योंकि पिछले साल का बेस इफेक्ट काफी कमजोर था, पिछले साल इसी समय में, कोविड से पहले की परिस्थिति में उसकी तुलना में भी डिमांड नहीं दिखाई दी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और अब तो आज जब हम खड़े हैं, तो हमें दिख रहा है कि देश के कई बड़े शहरों में सीमित स्तर के लॉकडाउन शुरू होने वाले हैं। मूवमेंट पर बहुत सारी समस्या है। तो पहली चीज तो ये कि डीलर्स के पास माल बेचने, रखने और सप्लाई करने की चुनौती, और फिर ग्राहकों को ऐसी पैनिक की परिस्थिति में, जब भविष्य को लेकर आशंका है, बीमारी है, तो ऑटोमोबाइल की डिमांड में तो बुरा दौर जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। अप्रैल, मई, जून का जो महीना होगा जहां हम ये सोचते थे कि फसलें कटने के बाद, आमतौर पर रबी की फसल कटने के बाद ऑटोमोबाइल में, खासतौर से टू व्हीलर के लिए ये सीजन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि टू व्हीलर की डिमांड इस सीजन में आती थी, और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े डीलर्स, बड़ी मिडिल क्लास इस समय खरीदता ही था, अक्सर ऑफर इस समय आते थे। हाँ, तो बड़ी इन्वेंट्री बनाकर रखते थे कि जैसे ही रबी की फसल कटेगी और उसकी सेल पूरी होगी, लोग टू व्हीलर खरीदेंगे, और हमने टू व्हीलर की डिमांड इस दौरान बढ़ती देखी थी। लेकिन अब माहौल वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत गहरी मंदी में है। आप प्री कोविड के पहले का जिक्र कर रहे थे, जो बिल्कुल सही है सिद्धार्थ। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुसीबतें तो शुरू हो गई थी 2018 से ही। इनफैक्ट 2019 के मध्य से ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्लियर कट स्लोडाउन दिखने लगा था। 2019 के मध्य में तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया साफ साफ। और 2019 से स्ट्रक्चर्ड रिसेशन उसमें आ गई थी। तो अगर आप इस तरह से देखें, और अगर मैं मानते हैं कि कोविड के भी पीक नहीं आई है, और इस समस्या किस लेवल तक जाएगी, जो हम कोविड के बढ़ने की रफ्तार देख रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव रेट देख रहे हैं वायरस का, और जो हम केस लोड में 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी बढ़ोतरी देख रहे हैं, उस हिसाब से आप मिनिमम 2 क्वार्टर तो मान ही लीजिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगर 2 क्वार्टर, 6 महीने का हिस्सा फिर एक सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन में या ब्रेकडाउन में या कंट्रक्शन में चला जाता है, तो सबसे पहला असर भारत में ऑटोमोबाइल डीलरशिप की स्थिति पर पड़ेगा। पिछली मंदी में हमने कई सारी डीलरशिप भारत में बंद होती देखी थी, बड़े पैमाने पर मोबाइल डीलर्स बंद हुए थे। क्या अब जो बचे हैं वो ये दूसरा झटका झेल पाएंगे? तो मुश्किल लगता है, क्योंकि कंपनियां तो तब भी सरवाइव कर सकती है, डीलर्स के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है, ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए। जी, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको, हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कल फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ललन टॉप को फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।